हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इकॉनमी पीटी 365 को कवर करेंगे, जो विजन आईएएस से पब्लिश होती है। आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट पीटी 365 जो इकॉनमी केस है पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे। तो पहले हम लोग इंडेक्स से देखते हैं, क्योंकि इंडेक्स से हमें पता चलता है क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें इन्होंने इकॉनमी को कई सारे सब टॉपिक में डिवाइड करके वो किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी की, जिसके अंदर हमें कई सारे टॉपिक पढ़ने हैं, सब टॉपिक्स। उसमें जैसे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, रिजर्व्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो नॉर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ना हमें। मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट, जिसे हम लोग मिबोर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र, उसके बारे में पढ़ना है। उसमें कई सारी स्कीम्स और वो हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। इसी के साथ हम लोग यूनिवर्सल बैंक्स के बारे में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो 15 ईयर कंप्लीट हुए हैं, इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के, उनके बारे में पढ़ना है। एनबीएफसीज के बारे में पढ़ना है, जिसका क्वेश्चन 2024 के प्रीलिम्स में देखने को मिला था। एनपीए के बारे में पढ़ना है हमें। साथ ही साथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो 2016 का है, उसके बारे में पढ़ना है। एसेट एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जिन्हें एआरसी बोलते हैं, उनके बारे में। हाउस होल्ड एंड सर्विस रेट, इतना सब हमको टॉपिक 1 के अंदर पढ़ना है, जो मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। अगला इसका टॉपिक हमारा है, सब टॉपिक इसी में जो दूसरा है, वो टॉपिक हमारा है फाइनेंस एंड टैक्सेशन। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उसमें हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जो सब टॉपिक इसके अंदर हमको पढ़ने हैं, वो सबसे पहले हमें पढ़ना है गुड्स एंड सर्विसेज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसे हम लोग इंडेक्सेशन बेनिफिट के बारे में पढ़ते हैं। इनहेरिएंट टैक्स के बारे में, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स के बारे में, और साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल टैक्स ट्रीटी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो कुछ अदर की डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके बारे में भी हम लोग इसमें देख लेंगे, जिसमें ड्यूटी ड्रॉबैक और विंडफॉल टैक्स जो न्यूज़ में रहा है उसके बारे में। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसे हम लोग बोलेंगे पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट, जिसके अंदर हम लोग डीपीआई यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ में एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियलाइजेशन के बारे में, जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है, इसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और कुछ अदर जो की डेवलपमेंट है उनके बारे में, जिसमें हमको इनविट्स IEPFA, उसके साथ में फ्रंट रनिंग इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो वोलाटिलिटी इंडेक्स, फिंटरनेट के बारे में पढ़ना है हमें, परपेचुअल बॉन्ड्स, पी नोट्स, IIBX यानी जिसे इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज बोलते हैं उसे, और कैरी कार्ड। ये सब हम टॉपिक 3 के अंदर देखेंगे। टॉपिक 4 के अंदर हम लोग देखेंगे इसमें एक्सटर्नल सेक्टर जो है हमारा, उसके बारे में, जिसमें हम लोग इंडियन ट्रेड डेफिसिट, FDI, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में, IMF और वर्ल्ड बैंक, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बने थे उसके बारे में। WTO के अंतर्गत हम लोगों को
जो एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड डिस्प्यूट देखने को मिलता है वो, साथ ही साथ में WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडी, जिसे हम लोग जिनेवा पैकेज के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें हमको ट्रिप्स के बारे में भी पढ़ना है। जो हमारा 5th टॉपिक रहेगा उसे हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखेंगे, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो मिडिल इनकम ट्रैप है जिसे हम लोग क्रिस्टन कर्व के बारे में इसी से रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ेंगे। नोबेल प्राइज़ जो इकोनॉमिक्स और साइंस में मिला है उसके बारे में। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, ये हमारा नेक्स्ट 6th टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, इसके बारे में हमको यहाँ पे देखेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें हॉर्टिकल्चर, कृषि विज्ञान, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और लाइव स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमें व्हाइट रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीटेक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सिस्टम या सेक्टर, इसके बारे में। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, जिसमें ऑयल सीड से रिलेटेड है, जिसे हम NMEO ऑयल सीड के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ में मिलेट्स के बारे में हमको देखना है, जो स्पाइसेड स्कीम है, पल्सेस, जूट्स, और इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे नाबार्ड, ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, जिसे हम लोग नफीस बोल रहे हैं, उसके बारे में। पैक्स के बारे में जानना है। फिशरीज सेक्टर, अदर की डेवलपमेंट्स उनके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे सेंट्रल सिल्क बोर्ड, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। जो हमारा 7th टॉपिक रहेगा उसे हम लोग यहाँ पे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखेंगे, जिसमें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, गिग इकोनॉमी, लिविंग वेजेस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो हमारा नेक्स्ट 8th टॉपिक रहेगा 8th, उसे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो एक नया इंडेक्स आया है जिसे हम लोग बिजनेस रेडी इंडेक्स बोल रहे हैं, इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम, जिसमें एंजल टेक्स के बारे में जानना है। पेरेंट्स अमेंडमेंट रूल जो 2024 के, उनके बारे में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एंड सोशल इंटरप्रेन्योरशिप, ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्स एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, इसके बारे में देखेंगे। जो हमारा 9th टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या देखना है आपको, जो नई स्कीम्स रही हैं न्यूज में उनके बारे में, जिसमें PM गति शक्ति प्लान, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, एसेट मोनेटाइजेशन, इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक सेक्टर, इंडिया पोर्ट सेक्टर, साथ ही साथ इंडियन रेलवे सेफ्टी, और नैबफिड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इनके बारे में। जो हमारा 10th चैप्टर रहेगा उसे हम लोग सर्विस सेक्टर बोल रहे हैं। उसमें हम लोग देखेंगे जो ई कॉमर्स है वो, और साथ ही साथ में हम लोग जो ONDC है उसके बारे में, और एंटी ट्रस्ट जो लॉ है उसके बारे में। जो हमारा 11th टॉपिक रहेगा माइनिंग, एनर्जी एंड इंडस्ट्री, जिसमें हमको कुछ कोर सेक्टर हमारे हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसमें सबसे पहले हमारे कोल सेक्टर, ऑफशोर मिनरल इन इंडिया, स्टील सेक्टर, बायो इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी, ये सब हमारे कोर टॉपिक हैं। जो इसी में हमारा एक और है वॉलेंट्री व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, टेक्सटाइल सेक्टर,
और जो अदर की डेवलपमेंट है जिसमें हम लोग इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री उनके बारे में, नवरत्न स्टेटस, एक्सपर्ट कमिटी ऑन डेवलपमेंट, गिफ्ट या IFS जो गुजरात वाली, वर्ल्ड गुड जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है उसके बारे में हमको देखना है। जो हमारा लास्ट 7th जो 12th टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे जो नई कुछ स्कीम्स हैं, जैसे निधि कंपनीज क्या होती हैं, ISA मार्क, ग्रीन सूट्स, इनहेंस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, टेलीकम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल भारत निधि रूल्स 2024, NCOE ऑफ जो फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, इनसे रिलेटेड जो भी टर्म है उनके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। तो ये हमारा इंडेक्स है। अब इसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा, लेकिन इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली इंटरेस्टिंग ही रहेगा। ये फैक्चुअल डाटा जो है वो हम लोगों को नॉलेज के लिए ज़रूर चाहिए। सबसे पहले देख, इसमें जो उन्होंने दिया है वो ब्रीफ ग्लांस ऑफ इंडियन इकॉनमी, इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो साइज के बारे में बात करें, इंडिया जो है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी है GDP के टर्म में, और साथ ही साथ में अगर हम PPP के टर्म में यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में देखेंगे तो चाइना और USA के बाद में 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी है। साथ ही साथ अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करें तो हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस से हमने 56.72% टोटल रेवेन्यू का डायरेक्ट टैक्स से हमने गेन किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में देखें तो इंडिया जो है 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क रखता है, साथ ही साथ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है एशिया का। इंडियाज स्ट्रक्चरल जो इंफ्रा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। एग्रीकल्चर ने इस बार जो डेवलपमेंट किया वो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट शेयर जो है वो 1970 के मुताबिक प्राइमरी सेक्टर में घटा है, जबकि इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर में बढ़ा है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का वर्तमान में जो शेयर है वो 42%, इसका 42 है ना, इसको रिवर्स कर दीजिए तो 24 है इंडस्ट्री का, जो रिमेनिंग है 30% वो इंडस्ट्री सेक्टर का हमारा। इसी टाइप से अगर हम बात करें कि आउटपुट में क्या आया है चेंज, ये तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था। तो एग्रीकल्चर का इसमें भी नॉर्मली कमी ही देखी गई है, जबकि इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर में इंक्रीज देखा गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंडियाज एक्सटर्नल डेट रिपोर्ट, जो भी यानी कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है मार्च 2024 तक कितना है। तो नॉर्मली इंडिया पे जो एक्सटर्नल डेट है वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म लोन है कितना, लगभग 541.2 बिलियन डॉलर का ये हमारा लोन है। और जो इस पर डेट की बात करें वो $6063। इंडिया एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशियो कितना है हमारा, तो ये 2023 में 90% था, जो इस बार घट के 18.7% रह गया है। यानी कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशियो है वो घटा है। इन सब की टर्म को हम लोग बहुत डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। फिर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इंडिया के जो डेट है इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, तो $, 53.8% शेयर है। उसके बाद इंडियन रूपी है, येन, फिर SDR है। तो इनको भी याद रखना है। सबसे पहले हमारा डॉलर है, फिर रूपी है, फिर येन, और फिर SDR है। यानी कि DR/S, डॉलर, रूपी, येन और SDR।
ये लोन में सबसे बड़े जो कंपोनेंट हैं उनको यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग। जो मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी है वो हमारा पहला टॉपिक है, मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि ये चर्चा में क्यों है। तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने हाल ही में अपनी एक स्टडी जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन से रिलेटेड है उसे पब्लिश किया है। तो मॉनेटरी पॉलिसी पहले है क्या ये देख लेते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली सेट ऑफ एक्शंस होता है जो एप्लीकेबल है, जो अवेलेबल है फॉर नेशनल सेंट्रल बैंक, जिसे हम लोग आरबीआई कह रहे हैं, उससे जो नॉर्मली सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और मेंटेनिंग पॉलिसी स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बोल रहे हैं, जो नॉर्मली आरबीआई से रिलेट है, आरबीआई इसे बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का क्या मतलब है? ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन से रिलेटेड बातें करते हैं, चाहे वो पॉलिसी रेट हो, उसमें चेंज करने की बात हो, और ये सब कौन करता है? हमारी एमपीसी करती है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। चाहे इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स हैं जिसमें प्राइस लेवल या फिर जो इंडियन इकोनॉमी है उसके बारे में बात होती है। स्टैट्यूटरी बेसिस क्या है? जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैट्यूटरी बेसिस है वो आरबीआई एक्ट 1934, जिसे 2016 में अमेंड किया गया, वो है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, वो नॉर्मली इन्फ्लेशन को टारगेट करते हुए, और इन्फ्लेशन टारगेट जो आरबीआई को करती है तो सीपीआई को, और एवरी 5 ईयर में उसे नॉर्मली बार बार चेक करती रहती है। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट कितना है? तो 4 ± 2%, ये हमारी इन्फ्लेशन रेट है। इसे हम लोग सस्टेनेबल या फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेट बोल रहे हैं। ये नॉर्मली मार्च 2026 तक रहेगी। तो टूल क्या क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के? तो जो टूल होते हैं वो दो टर्म में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव टूल, दूसरे क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल जिन्हें हम लोग जनरल टूल्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, इसमें नॉर्मली ये इनडायरेक्टली इन नेचर के होते हैं, जिन्हें जो क्रेडिट की क्वालिटी या क्वांटिटी होती है उसे ये इफेक्ट करते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं आपके क्वांटिटेटिव टूल्स के अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग गवर्नमेंट की जो, यानी कि जीसेक जो होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उनकी बाइंग और सेलिंग से के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ जो बैंक रेट है वो सीआरआर, स्टूटरी जिसे हम लोग एसएलआर बोल रहे हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसे एमएसएफ बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसमें हम लोग रेपो और रिवर्स रेपो के बारे में बात करते हैं। ये सारे हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस को थोड़ा ध्यान रखेंगे, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाई और सेल करते हैं, नॉर्मली आरबीआई करती है। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या हैं? क्वांटिटेटिव टूल को हम लोग सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, जो आरबीआई नॉर्मली इनको वो करती है, एप्लीकेबल करती है। ये मेजर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन और डायरेक्शंस नॉर्मली होते हैं जो लोन से रिलेटेड होते हैं, यानी आरबीआई बैंकों को कुछ गाइडलाइंस देती है ताकि वो नॉर्मली इन इन सेक्टर्स को लोन दे सकें। इसमें क्या क्या है जो हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स हैं? इसमें नॉर्मली राशनिंग ऑफ क्रेडिट होती है, यानी कि आरबीआई बैंकों की जो क्रेडिट होती है उसे घटा बढ़ा सकता है। रेगुलेट क्रेडिट फॉर कंजप्शन परचेज, वेरिएशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट
मोरल सुएशन लगा सकती है, यानी कुछ, या फिर डायरेक्ट एक्शन भी ले सकती है। तो ये नॉर्मली मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स हैं, जिसमें हम लोगों को कुछ क्वालिटेटिव टूल्स और कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स दिखते हैं। आरबीआई नॉर्मली एक नया टर्म रहा है आरबीआई का, स्टेरलाइजेशन। तो स्टेरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मनी तो है, लेकिन उस मनी को नॉर्मली आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसे आरबीआई का स्टेरलाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या है, मैनेजिंग एक्सेस जो लिक्विडिटी है इकोनॉमी में, वो नॉर्मली इन्फ्लेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, या जो करेंसी फ्लक्चुएशन आता है उसे रोकने के लिए जो एक टर्म है, उसे हम लोग स्टेरिलाइजेशन बोल रहे हैं। इसमें कौन कौन से टर्म आते, कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स, ये सारी आरबीआई की जो स्टेरलाइजेशन स्कीम है उसमें शामिल है, जिसका मेन टारगेट इन्फ्लेशन को या करेंसी के फ्लक्चुएशन को रोकना। तो टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कितने टाइप की होती है उसके बारे में बताया गया है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो टाइप हैं वो टू हैं। एक को हम लोग एक्सपेंसरी बोल रहे हैं, दूसरे को नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शनरी बोल रहे हैं। एक्सपेंसरी का मतलब है कि इसमें आरबीआई ऐसी पॉलिसी यूज करेगी जिससे नॉर्मली जो करेंसी है वो मार्केट में फैले। और कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है, उसमें नॉर्मली आरबीआई वैसे टूल्स अपनाएगी ताकि जो करेंसी का फ्लो है मार्केट में वो घटे। तो इन्हीं को हम लोग और भी नई कई नामों से जानते हैं, कि एक को बोलते हैं नॉर्मली चीप मॉनेटरी पॉलिसी, एक को डियर मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें पहले तो हम लोग एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी को देख लेते हैं। ये क्या है नॉर्मली, इसमें नॉर्मली क्योंकि मार्केट के अंदर करेंसी का फ्लो बढ़ाना है, करेंसी का फ्लो अगर बढ़ाना है तो इसके लिए नॉर्मली जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देता है। जब इंटरेस्ट रेट को कम करेगा तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे, चीपर लोन्स मिल सकेंगे, जिससे नॉर्मली लोग ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेंगे और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा, जिससे मार्केट नॉर्मली ग्रो करेगा। ये क्या करता है, जो मार्केट की लिक्विडिटी है उसे बढ़ाने का काम करता है। इससे डिमांड बूस्ट होती है, साथ ही साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ भी बूस्ट होती है। इसके अंतर्गत आरबीआई क्या क्या काम कर सकता है, तो आरबीआई नॉर्मली ये चाहता है कि मनी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में जाए, इसलिए वो क्या करता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उन्हें मार्केट से खरीद लेता है। यानी कि जो सिक्योरिटीज़ हैं वो आरबीआई के पास जाएंगी और पैसा मार्केट के अंदर जाएगा। तो पैसा मार्केट में जाएगा तो यानी कि मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ेगी। इसमें नॉर्मली ओपन मार्केट ऑपरेशन भी, जिसे हम लोग जी सिक्का खरीद बिक्री ओपन मार्केट ऑपरेशन के ही तहत आती है। इसमें नॉर्मली इंटरेस्ट रेट्स जो भी होती है उन्हें घटाती है आरबीआई, चाहे वो सीआरआर हो या एसएलआर हो, रेपो रेट हो, चाहे वो रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे वो बैंक रेट हो, इन सबको नॉर्मली घटाया जाता है। ये सब घटाएंगे तो ही मार्केट के अंदर पैसा जा पाएगा। तो इसे हम लोग नॉर्मली चीप मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट है उसमें सस्ता करती है। अगली हमारी कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या करते हैं आरबीआई, नॉर्मली ये चाहती है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्शन करे, यानी कि वो सिकुड़े। सिकुड़े के कैसे, यानी कि मार्केट से पैसा आरबीआई खींच लेती है, तो मार्केट में पैसा कम बचेगा तो हमारी इकोनॉमी का साइज क्या हो जाएगा, बड़े से छोटा हो जाएगा। इसके लिए आरबीआई जो क्या करती है, वो अपने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा इंक्रीज कर देती है। जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देती है। साथ ही साथ में नॉर्मली जो ऐसे जो भी टूल्स वो अपना सकती है, जैसे डिक्रीज इन बोरोविंग, अगर वो होगा तो आरबीआई क्या क्या ऑप्शन ले सकती है। तो आरबीआई अब क्या करेगी, जो जीसेक हैं उन्हें मार्केट में बेचेगी, मार्केट में बेचेगी तो लोग पैसा दे के आरबीआई को देंगे। तो ये साथ ही साथ एसएलआर, जो सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब बढ़ाएगी। तो ये बहुत सा इजी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कमिटी है एमपीसी जिसे बोलते हैं। तो ये बनी कब थी, नॉर्मली आरबीआई एक्ट 1934 का जो सेक्शन 45ZB है उसके तहत 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था।
इसका काम क्या है? तो इसका मेन पर काम है जो वो मेंटेन करना है प्राइस स्टेबिलिटी को, यानी कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना इसका मेन काम है। इसमें मेनली 6 मेंबर होते हैं, जिसमें आरबीआई गवर्नर जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, साथ ही साथ में 5 अदर मेंबर है, जिसमें 2 आरबीआई के और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। वोटिंग राइट जो है इसमें नॉर्मली ईच मेंबर को 1 वोट देने का पावर है। साथ ही साथ में जो गवर्नर होता है उसे कास्टिंग वोट, यानी कि जो निर्णायक मत है वो देता है। मीटिंग नॉर्मली हर साल में 4 बार होती है, यानी कि नॉर्मली 3 मंथ्स के ड्यूरेशन पे। और कोरम जो होता है, अगर जब तक इसमें से 6 में से 4 लोग नहीं होंगे तब तक बैठक नॉर्मली नहीं मानी जाएगी। तो ये हमारा पहला टॉपिक था इसके अंतर्गत मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। इसी में एक नया टर्म है हमारा वेरिएबल रेपो रेट। ये अभी तक हम लोग रेपो रेट पढ़ते थे, अब हम लोग यहाँ पे वेरिएबल रेपो रेट। पहले रेपो रेट का वो समझते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा मान लेते हैं बैंक है और ये हमारी आरबीआई है। तो आरबीआई जो होती है वो बैंकों को पैसा देती है, और बैंक नॉर्मली जब बैंकों के पास ज़्यादा होता है तो वो आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। जब बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं तो इस पे आरबीआई इनको इंटरेस्ट देती है, उसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। लेकिन जब आरबीआई इधर पैसा देती है तो इसे अब हम लोग, क्योंकि इस पे बैंकों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसे नॉर्मली रेपो रेट बोलते हैं। यहाँ पे नया टर्म है हमारा वेरिएबल रेपो रेट। तो वेरिएबल रेपो रेट है क्या? तो देखिए, ये नॉर्मली मार्केट डिटरमाइंड रेट है जो जनरली रेपो रेट से कम रखी जाती है, और इसमें नॉर्मली ये 14 डेज के लिए होती है। जब बोल रहे हैं, जब आरबीआई को नॉर्मली पैसा लेना होता है मार्केट से यानी कि बैंकों से, तो वो क्या करती है, इसी वेरिएबल रेपो रेट का यूज करती है। वेरिएबल रेपो रेट में यानी कि बारो एट रेपो रेट। और ये नॉर्मली जो एमपीसी है वो फिक्स करती है कि रेपो रेट का जो रेट होता है वो एमपीसी फिक्स करती है। जो वेरिएबल रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मार्केट के अंदर घटाता बढ़ाता है। इसी टाइप से एक वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट भी होता है, जो नॉर्मल जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है मार्केट को वो खींच लेता है, क्योंकि जब मार्केट से पैसा आरबीआई ले लेगी तो मार्केट में जो पैसा है वो घट जाएगा। तो उसमें हम लोग वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो यूज करते हैं। तो ये नए टर्म थे, इनको ध्यान रखें। अगला हमारा टॉपिक इसी के अंदर है रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग था उसके कुछ नॉर्म्स में बदलाव किया गया है, उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हाल ही में आरबीआई ने जो पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग था उससे कुछ गाइडलाइंस को जारी किया है। तो पहले तो हम लोग रिवाइज जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें कुछ इंसेंटिव फ्रेमवर्क लिए गए हैं। इंसेंटिव फ्रेमवर्क क्या है? इट इज स्टेब्लिश एन इंसेंटिव फ्रेमवर्क जो डिस्ट्रिक्ट विद लोअर क्रेडिट फ्लो को नॉर्मली जो फाइनेंशियल ईयर 2015 है उसमें बढ़ाएंगे। अब क्या किया गया इसमें, जो वेटेज है उसे बढ़ा दिया गया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, और वो कितना 125% इंक्रीज किया गया है। यानी कि अब जो लोन की अवेलेबिलिटी है नॉर्मली 9,000 पर पर्सन ले सकता है। इसमें नॉर्मली डिस जो इंटेंसिव फ्रेमवर्क क्या है, डिस इंसेंटिव फ्रेमवर्क, इसमें हाई लोन अवेलेबिलिटी यानी कि जो लोअर 9,000 थी और हाई क्या है 42,000 पर पर्सन। अदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें क्या है, एक्सेप्शन ऑफ आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट्स विद लो क्रेडिट क्वांटिटी। तो एमएसएमई लोन
जो नॉर्मली सभी बैंकों से ले सकते हैं। क्वालिफाई फॉर क्लासिफिकेशन अंडर पीएसएल, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। एमएसएमई जो सेक्टर है वो पीएसएल जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसके अंतर्गत आता है। तो पहले तो हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में अब सबसे पहले देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है। तो इसका मतलब वो कुछ फिक्स सेक्टर हैं जिन्हें गवर्नमेंट या और आरबीआई कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर मान के चलती है, उन्हीं को हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बोलते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो नॉर्मली इनका ऑब्जेक्टिव है कि जो वनरेबल हमारे सेक्टर होते हैं सोसाइटी के, वो या फिर जो अंडर डेवलप्ड एरियाज रह गए हैं उन सेक्टर में इसके द्वारा हम लोन को थोड़ा प्रायोरिटी देते हैं ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट बढ़ सके या उन कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट बढ़ सके। तो कमिटीज एसोसिएटेड विद पीएसएल, तो कमिटी कौन इससे रिलेटेड, तो वो है गाडगिल कमिटी। और जो नॉन गाडगिल कमिटी 1969 में बनी थी, दूसरी हमारी घोष कमिटी जो 1982 में बनी है। तो दो कमिटियां हैं, एक गाडगिल दूसरी घोष कमिटी। प्रायोरिटी सेक्टर जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में इसमें थोड़ा दिया गया है, उसके बारे में देखते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर सर्टिफिकेट्स जो हैं वो ट्रेडेबल सर्टिफिकेट हैं, यानी कि उनसे ट्रेड किया जा सकता है। इस टाइप से 2024 में आया था ना कि कौन कौन से ट्रेडेबल सर्टिफिकेट हैं उसमें, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का सर्टिफिकेट है वो ट्रेडेबल होता है, यानी उसको आप बैंकों में जाके रख दीजिए और बैंकों से लोन ले सकते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर इसका जो मेन एम क्या है, एम वही है कि नॉर्मली उनको जो लोन है वो इजीली मिल सके। तो प्रायोरिटी कैटेगरी कौन कौन सी है इसके अंतर्गत, तो कैटेगरी है देखिए कौन कौन सी हैं। पहली हमारी एग्रीकल्चर, एमएसएमई सेक्टर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और कुछ अदर भी हैं। तो नॉर्मली आप फिक्स कुछ हैं उनको याद रखेंगे, जैसे एमएसएमई सेक्टर है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है, एग्रीकल्चर है, इनको याद रखेंगे। और इनको नॉर्मली जो वीकर सेक्शन होते हैं नॉर्मली, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हेल्प्स, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, SC ST, वो भी नॉर्मली इसके अंतर्गत सब कैटेगराइज आते हैं। टारगेट या सब टारगेट जो हैं इसके अंतर्गत वो कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स। तो इसके अंतर्गत देखिए कैटेगरी इधर दिया है। दूसरा है कि जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन कमर्शियल बैंक, कमर्शियल जो फॉरेन कमर्शियल बैंक हैं जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचें हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसी टाइप से फॉरेन बैंक जो 20 से कम है वो भी, रीजनल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनसे रिलेटेड प्रायोरिटी सेक्टर में अब ये बताया गया कि कौन कितना लोन देगा। जैसे टोटल प्रायोरिटी सेक्टर की बात करें तो जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक हमारे हैं या ऐसे फॉरेन बैंक जो नॉर्मली जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं वो नॉर्मली टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में अपने जो टोटल लोन दे रहे हैं यानी क्रेडिट का 40% यहाँ देंगे। साथ ही साथ जो हमारे फॉरेनर बैंक हैं जिनका 20 से कम ब्रांचें हैं वो भी इतना ही देंगे। जो हमारे RRBs हैं वो अपने टोटल का 75% क्रेडिट यही देंगे। इसी टाइप से स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 70%, 75%। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं ये 18% देंगे। फॉरेनर बैंक जो ऐसे हैं जिनकी ब्रांच 20 से कम है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन नहीं देंगे। साथ ही साथ जो हमारे RRBs हैं वो इसमें लोन देंगे। और सेम इनका भी है, जो MSME सेक्टर की बात करें तो उसमें 75% देंगे जो डोमेस्टिक और कॉमर्शियल बैंक है वो। जो फॉरेनर बैंक नॉर्मली 20 से कम वाले हैं अब वो किसी में एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो माइक्रो, चाहे MSME सेक्टर हो, चाहे सेम एज डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में।
तो ये टेबल है, थोड़ा ध्यान रखेंगे कि किस में कौन कितना देता है, क्योंकि 2024 में यहीं से क्वेश्चन था। अगला हमारे पास है मिबोर। मिबोर यानी मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट। मिबोर, तो ये पहली बात तो चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में आरबीआई ने रिकमेंड किया है कि हम कुछ चेंजेस करें, जो मेथड हमारा है मिबोर को कंप्यूट करने का, उसमें कुछ हम चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मिबोर ही समझते हैं क्या है। तो मिबोर क्या है, मिबोर एक इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क है, जिसे बैंक बारो करने के समय अनसिक्योर्ड फंड के रूप में इसको यूज करते हैं। इसे कैसे निकाला वो किया जाता है, तो नॉर्मली इसे फाइनेंशियल बेंचमार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, यानी कि जिसे हम लोग PBIL जानते हैं, वो डेली बेसिस पे निकालती है। कंप्यूटेड जो इसके बेस्ड हैं वो क्या है, ट्रेड एग्जीक्यूटेड नेगोशिएशन डीलिंग सिस्टम, या जिसे हम लोग नेगोशिएशन डीलिंग सिस्टम जिसे NDS बोलते हैं, वो कॉल सिस्टम है फर्स्ट आवर में, जितना यानी कि पहले घंटे में बोली लगा दी गई उसी के हिसाब से। इंडियाज इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम लंदन, जिसे हम लोग लिबोर रेट बोलते हैं, ये मिबोर है। एक लिबोर भी होता है, कई सारे अलग अलग देशों के हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे पढ़ना है, थोड़ा ध्यान रखेंगे बस। तो पहले तो लिबोर देख लीजिए, क्योंकि इंडिया चाहता है कि हम अपनी जो डिपेंडेंसी वो लिबोर से कम करें, क्योंकि वो लंदन का है, हम अपने इंडिया के रखना चाहते हैं, इसलिए लिबोर में थोड़ा कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं। लिबोर जो है वो ग्लोबल बेंचमार्क है इंटरेस्ट रेट की, नॉर्मली की अगर आपको ग्लोबली लोन लेना है तो लिबोर फिक्स करता है कि इतने रेट पे ही रहेगा। एक इसमें है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट क्या होता है, जब बैंक एक दूसरे से उधार लेते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई फिक्स गाइडलाइंस नहीं होते हैं, और शॉर्ट टर्म का लोन लेते हैं, उसे हम लोग कॉल मनी मार्केट बोलते हैं, जो नॉर्मली रिस्की होता है, क्योंकि उसमें बैंक अपने हिसाब से हाई रेट या लो रेट रख सकते हैं। आरबीआई जो एक अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स भी बनाने की सोच रहा है, जो नॉर्मली क्या करेगा, एक बास्केट बना देगा करेंसीज की, जिसमें ब्रिटिश पाउंड, जो इसमें ब्रिटिश पाउंड यानी कि जो लिबोर है उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें होंगी। फिर इसमें कौन कौन से मतलब अल्टरनेटिव कौन कौन से हैं लिबोर के, हम तो अपना मिबोर बना रहे हैं, लिबोर के और कौन कौन से हैं। तो पहला एक सोफर। सोफर यानी कि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, जो USA का है। मिबोर जो हमारा है, एक मिफोर भी है, मुंबई मोडिफाइड इंटरबैंक फॉरवर्ड ओवरनाइट रेट। संघाई का है सिबोर, यानी कि जो चाइना का है। टोक्यो वाला तिबोर है। ये कुछ अदर वो है उसके। फाइनेंशियल बेंचमार्क प्राइवेट लिमिटेड, यानी जो कंपनी इसको बनाती है मिबोर को, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ये 2014 में बनाई गई थी कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनाई गई है। और ये नॉर्मली जो फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट और डेरिवेटिव एसोसिएटेड है, साथ ही साथ में फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और IBA, इन सारी तो संगठन है, यानी कि ये 3 संगठन है, एक FIMMDA, दूसरा मेरी फीडा और IBA, इन तीनों ने मिलकर इसे बनाया है FBIL को। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारी नॉर्मली बेंचमार्क होती है उनको, जो मॉनेटरी मार्केट से रिलेटेड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, उसको थोड़ा डेवलप करें, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेटरी या इसका रेगुलेशन कौन है, तो इसका रेगुलेशन आरबीआई ही करती है हमारी। अगला टॉपिक हमारा इसमें आरबीआई सरप्लस। आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर, तो ये चर्चा में क्यों है,
आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र चर्चा में इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने अप्रूव किया है हाईएस्ट एवर सरप्लस ट्रांसफ़र, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा जो ट्रांसफ़र किया आरबीआई ने वो 86,416 करोड़ रुपए दिए हैं, जो पिछले साल से लगभग डबल है। तो आरबीआई के सरप्लस के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है। तो ये एक्सेस इनकम है ओवर द, यानी सरप्लस का मतलब जो खर्चे के बाद जो बच गया है वो। ये नॉर्मली आरबीआई का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 1/7 पार्ट है, जो नॉर्मली इंटरेस्ट रेट, जनरेशन सरप्लस इससे जोड़ के होता है। तो आरबीआई के इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया है। तो आरबीआई का इनकम क्या है? इनकम है रुपी सिक्योरिटीज़, उन पे जो इंटरेस्ट मिलता है, जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, एमएसएफआई यानी कि बैंकों को जो उधार देता है उस पर जो लोन मिलता है। फिर कुछ इंटरेस्ट अर्न भी होता है, जैसे लोन एंड एडवांस होते हैं, जो नॉर्मली सेंट्रल बैंक और स्टेट गवर्नमेंट को ये उधार देते हैं। इंटरेस्ट जो अर्न फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, तो ये भी है, ये इसके इनकम के सोर्स। एक्सपेंडिचर कहाँ पे होता है? तो नॉर्मली जो आरबीआई जो मेजर इसका जो एक्सपेंडिचर है वो रिस्क प्रोविज़न, यानी कि जैसे बहुत सारे फंड जो बनाता है, जैसे कंटिजेंसी फंड, एसेट डेवलपमेंट फंड, इन पे खर्च होता है। कंटिजेंसी फंड क्या है? इसे नॉर्मली कि अगर कहीं पे कुछ रिस्क, हाई रिस्क है तो उससे बचने के लिए। और एडीएफ ये नॉर्मली इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज और एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस को रिलेटेड होता है। बाकी नोट को प्रिंट करना, एजेंसी चार्ज, एम्प्लॉयमेंट कास्ट, ये सब इसका खर्चा है। इन सब से बचने के बाद, इन सब पे खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उसे आरबीआई सरप्लस बोला जाता है। प्रोविजन रिगार्डिंग आरबीआई ट्रांसफर सरप्लस टू गवर्नमेंट, मतलब कौन कौन से हमारे प्रोविजन क्या है। तो पहले तो आरबीआई एक्ट 1934 का जो सेक्शन 47 है वो बोलता है कि आरबीआई अपना जो प्रॉफिट है वो सेंट्रल को ट्रांसफर करेगा। कमिटीज कौन कौन सी बनी है? तो एक मालेगाम कमेटी है जो 2013 में बनी थी, इसको ध्यान रखेंगे। इसी पे बिमल जालान कमेटी बनी थी, यानी कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, बिमल जालान कमेटी। फिर करेंसी एंड गोल्ड रेवोल्यूशन अकाउंट, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसमें नॉर्मली कैपिटल रिजर्व और अनरियलाइज्ड जो गेन या लॉस होता है उससे रिलेटेड ये है। यहाँ पे ये ट्रेंड दिखा रहे हैं, ट्रेंड को ध्यान रखेंगे। ये नॉर्मली क्या है? घटा बढ़ा है इस बार, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये कंटिन्यूसली ना तो इंक्रीज हुआ ना तो डिक्रीज हुआ है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं हमको जाना है। अगला हमारा है वेजेस एंड मीन एडवांस स्कीम। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये चैप्टर मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी से, इसलिए आरबीआई की बात ज़्यादा होगी। तो हाल ही में आरबीआई ने अपने जो वेजेस एंड मीन एडवांसेस हैं उनकी लिमिट्स को इंक्रीज कर दिया है, और ये बढ़ा के कितना कर दिया है? 60,118 से बढ़ाकर, मतलब 47,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया है। तो वेजेस एंड मीन एडवांस है क्या? तो पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं। ये नॉर्मली एडवांस टू स्टेट या जो यूटीज होते हैं उन आरबीआई के द्वारा जो उधार दिया जाता है उससे रिलेटेड है। ये नॉर्मली टेम्परेरी मिसमैच होते हैं जो कैश फ्लो को दिखाते हैं। ये फैसिलिटी नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी यही मिली है कि वो भी उधार ले सकता है, जो स्टेट बैंक है वो भी उधार ले सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट या मतलब गवर्नमेंट को जो आरबीआई उधार देता है उससे रिलेटेड होता है वेजेस एंड मीन। ये टाइप कितने टाइप के होते हैं? तो ये एक तो नॉर्मल टाइप के होता है, दूसरा हमारा स्पेशल, और एक होता है स्पेशल ड्राइविंग फैसिलिटी, जिसे हम लोग एसडीएफ बोलते हैं, इसी को स्पेशल बोल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट एंड रेपो रेट। इंटरेस्ट रेट जो इसकी है वो रेपो रेट होती है, यानी कि जो वेजेस एंड मीन्स पे जो उधार देती है आरबीआई वो रेपो रेट पे ही देती है। अपार्ट फ्रॉम जो वेजेस एंड मीन
इससे अलग कौन है? तो इसमें नॉर्मली आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं, एसडीएफ स्पेशल ड्रॉविंग फैसिलिटी जो है। और ये जो है वो सभी इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत गवर्न होते हैं। एसडीएफ और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। एसडीएफ जो ये स्पेशल ड्रॉविंग फैसिलिटी है, अवेल्ड बाय स्टेट अगेंस्ट द कोलेटरल एट कंसोलिडेशन सिंकिंग फंड, गारंटी रिडेम्पशन फंड, ये सब बहुत सारे फंड इसके अंदर बताए हैं। ये रिजर्व फंड्स होते हैं आरबीआई के। ओवरड्राफ्ट क्या मतलब क्या है? फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड व्हेन एवर फाइनेंशियल अकोमोडेशन ऑफ स्टेट, यानी कि अगर स्टेट्स के पास पैसा बहुत ज़्यादा बच जाए तो वो अपना आरबीआई को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। या कभी उनको अचानक ज़रूरत पड़े तो उधार भी ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नॉर्मली 14 डेज के लिए मिलती है। ये भी आरबीआई के ही अंतर्गत है। इसमें आरबीआई कुछ रिलैक्सेशन देती है। अगला हमारा इसी के अंदर टॉपिक है, जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, जिसे हम लोग सीडीआर बोलते हैं, वो देख लेते हैं। आरबीआई ने हाल ही में जो सीडीआर है उसको थोड़ा हाई कर दिया है, इस बारे में ये चर्चा में रहा है। सीडीआर है क्या? तो ये एक रेशियो है, पहली बात क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है। तो इसमें हम लोग थोड़ा देखते हैं ध्यान से। ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, जो क्या बताता है? रिप्रेजेंटिंग परसेंटेज ऑफ लोन बैंक हैज इशूड रिलेटिव टू इट्स टोटल डिपॉजिट, यानी कि बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कितना उधार देते हैं, उसे हम लोग सीडीआर बोलते हैं। यानी कि जैसे 100 रुपये आए हैं तो 100 रुपये में से वो कितना उधार देंगे, तो इसे हम लोग क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बोलेंगे। इट इज द रेशियो हाउ मच बैंक वही कि मतलब अपना कितना उधार दे रहे हैं। अगर ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा, तो यहाँ पे ये बोला है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो क्रेडिट रेशियो है वो 78% है, 2005 में था। अब घट के वो कितना हो गया? 75% हो गया है। नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर बैंक का तो इससे भी ज़्यादा, ये कॉमर्शियल बैंकों की बात हो रही है। की रीज़न मतलब भाई इसके रहने के क्या क्या रीज़न है? तो पहला तो वही जो राइजिंग रिटेल क्रेडिट, उसके बारे में। दूसरा हमारा स्लोअर डिपॉजिट ग्रोथ, कैपिटल मार्केट में जो ग्रोथ रेट है वो कम। इसका अगर बहुत ज़्यादा है तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो पहला तो जो हमारा प्रेशर बढ़ रहा है जो नेट मार्जिन पे है, यानी कि उस पर प्रेशर बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा बढ़ेंगी, क्योंकि अगर यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार जाएगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लेकिन लिक्विडिटी का रिस्क रहता है, अगर पैसा वापस नहीं आ पाया तो बैंक के नॉर्मली बैंकरप्ट हो जाएंगी, यानी कि इसमें क्रेडिट रिस्क बना रहता है बारोवर को भी, और जो ऑब्लिगेशन होते हैं उनको भी। अगला हमारा इसी में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। आरबीआई ने हाल ही में अनाउंस किया कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे कितना? 60 से 64.2% करेंगे। ये है क्या? पहली बात, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो क्या है? इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स incorporating detail of banking, investment, इंश्योर्ड, पोस्टल एज वेल एज पेंशनर, जो पेंशन सेक्टर है उसमें। यानी कि ये एक इंडेक्स है जो ये बताएगा कि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस या फिर जो पेंशन सेक्टर है इससे रिलेटेड है, इसमें कितना उतार चढ़ाव हुआ है। इट कैप्चर द एक्सटेंड फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री, यानी कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको बताएगा। साथ ही साथ में इसकी वैल्यू जो रहती है 0 से 100 रहती है, बाकी इसमें इतना वो नहीं है। अगला हमारा आरबीआई इंटीग्रेटेड ओएम, जो ओम्बड्समैन स्कीम है उसके बारे में है।
हाल ही में आरबीआई ने ओम्बड्समैन स्कीम से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम जो 2021 में लाई गई थी वो उससे रिलेटेड है। बस स्कीम ध्यान रखें कब की है। फिर इसी में एक नया अगला टॉपिक है जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके रेगुलेशन इंटिटीज से रिलेटेड है। आरबीआई ने जो फाइनेंशलाइज्ड किया है जो ऑब्निस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइज सेल्फ रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिलेटेड। तो पहले जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो पर्पज़ वो क्या होते हैं, वो नॉर्मली उनका पर्पज़ है प्रमोट करना क्या हमारी कल्चर को और सपोर्ट करना जो स्मॉलर इंटिटीज़ होती है, साथ ही साथ में कलेक्टिवली वॉइस को बढ़ाना, इस टाइप से काम करते हैं। इनका कैरेक्टर कैसा होता है, ये नॉर्मली सफिशिएंट अथॉरिटी होती है ड्रिवन फ्रॉम मेंबर्स एग्रीमेंट अलोंग विद स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस मैकेनिज्म। ये नॉर्मली आप सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नेंस वाले टॉपिक में पढ़ते हैं वहाँ से रिलेटेड। इसी में अगला हमारा है यूनिवर्सल बैंक्स। वो 1.4 से थोड़े जो स्कैटर्ड टॉपिक थे उनके बारे में था। यूनिवर्सल बैंक्स, यूनिवर्सल बैंक तो पहली बात तो ये चर्चा में क्यों है,